Hello students, our today's topic is biotechnological applications in medicine. इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन प्लांट्स किया था, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, आपका 12.2 टॉपिक है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ओके, so as you know that the recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। ठीक है, मेनली ड्रग्स में कंट्रीब्यूशन की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फेमस है। ठीक है, सो एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़ all over the world, and in India 12 of these are presently being marketed. Okay, let's see this topic in detail now. So as I told you that in our DNA technology, that is recombinant DNA technology, is used for the production of new and safe therapeutic drugs जिन्हें हम बोलते हैं recombinant drug. Okay, so recombinant technology को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट ड्रग बनना है। इसमें आज हम एग्जांपल कर रहे हैं इंसुलिन की। सो इंसुलिन वाज प्रीवियसली आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ सम अदर एनिमल्स एंड यूज्ड एज अ ड्रग फॉर ह्यूमन। ओके, तो पहले क्या होता था कि एनिमल्स को स्लॉटर करके उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन को सिक्रीट करवा के फिर यूज़ किया जाता था फॉर द ह्यूमंस। ठीक है, बट उसका एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि जो हमारा, क्योंकि हमने एक फॉरेन सब्सटेंस अपनी बॉडी में डाला था, जो सो हमारा जो इम्यून सिस्टम था उसने थोड़ा रिएक्शन दिया उसके खिलाफ और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। ओके, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स है, दे डू नॉट इंड्यूस एनी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एज इट इज़ आइडेंटिकल टू द ह्यूमन। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें कोई जीन ऑन द लार्ज स्केल चाहिए, कोई डिज़ायर चाहिए, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से सिर्फ एक छोटी सी जीन से बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 70 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड एंड 20 ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, 20 ऑफ देम आर मार्केटेड इन इंडिया। ओके, सो चलिए अब इंसुलिन को डिटेल में पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं इट इज़ अ पेनक्रियाटिक हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज ग्लाइकोजन बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है आफ्टर टेकिंग फूड, सो उसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बैलेंस करने के लिए एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाट सिक्रीट करता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन रिक्वायर होता है इस बैलेंस को बनाने के लिए, नहीं तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सो इन एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सेल्स फेल्स टू टेक अप ग्लूकोज एंड अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज, दैट लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस। ठीक है जी, सो क्योंकि एब्सेंस होगी तो जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको पता है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होती है वो हमारी 70 to 110 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से आनी चाहिए। ठीक है, फास्टिंग आप समझते हैं कि जब हमने 7 या 8 या 10 आवर्स का जब गैप दिया हो खाने के लिए, तो उसे हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। सो एली लिली जो फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है इस कंपनी का, इसे याद रखेंगे। ठीक है, फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द नेम ऑफ द कंपनी एली लिली एंड ईयर था 1983 जब फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया था। चलिए देखते हैं, पहले ह्यूमन इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बनाया था। सो जो ह्यूमन इंसुलिन है वो एक्चुअली इट हैज़ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इनएक्टिव 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए बी एंड सी। ए में 21 अमीनो एसिड है, बी में 30 हैं और सी में 35 हैं। ओके, और जो मेच्योर इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, दैट इज़ ए एंड बी ओनली। ओके, सो ये जो और जो हमारे काम का इंसुलिन है वो मेच्योर इंसुलिन है। ठीक है, सो जो मैचुरेशन है प्रो इंसुलिन की इनटू इंसुलिन, वो देखिए आपके सामने डायग्राम बना के भी दिखाया कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे ग्रीन कलर है, ब्राउन है और रेड कलर है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग चेन्स का एक ये पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, ए पेप्टाइड और बी, ये एक्चुअली इंसुलिन है, और ये हमारा फ्री सी पेप्टाइड है जो कि हमारे काम का नहीं होता है। ठीक है, सो क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका पॉलीपेप्टाइड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसे डायरेक्टली जैसे रिकॉम्बिनेंट, इसको जैसे हम जीन RDNA का यूज़ करके हम बिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक जीन की बना लेते थे, तो उसे नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसकी मैचुरेशन ये हमारा जो प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में बदलना पड़ता था पहले।
ओके, सो एली लिली कंपनी ने क्या किया, एज यू नो डेट ह्यूमन इंसुलिन द स्प्लिट जीन, मैंने आपको बताया, सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस, हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो प्रेपरेशन ऑफ cDNA फ्रॉम इंसुलिन mRNA थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये cDNA mRNA ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप जो जैसे इसमें समझा रही हूँ उसे सुनते जाएंगे, ओके। सो क्योंकि हमें ये हमने देखा कि हमें ये ए और बी ये दोनों चाहिए, ठीक है, तो हमने इनको अलग अलग लिया। हमने क्या किया कि एक हमारा वेक्टर यूज़ किया, ठीक है। वेक्टर में आप जानते हैं कि एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन होती हैं जो एक अच्छा वेक्टर होता है, बी गर्ल जीन थी इसमें, और इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया इंसुलिन ए, एक ले लिया हमने ए वाला वेक्टर, एक ले लिया ये वाला वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर में हमने इंसुलिन का ए पेप्टाइड चेन लगा दिया, ये हम ए लगा रहे हैं इधर, ये बी लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया बनके जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA रिकॉम्बिनेंट जो जीन थी, ठीक है। फिर हमने उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया बैक्टीरिया में, ठीक है जी, जो हमने बनाया उसे हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसे फिर आगे हमने फर्मेंटर के हिसाब से, आपको पता है कि हमने पूरा पढ़ा था प्रोसेस की किस तरह से हम आगे कॉपीज बना सकते हैं, तो इस तरह से हमने बनाई। और ये देखिए हमारे पास ए और बी जब जीन्स आ गई, इससे जब हमने, क्योंकि ये वाली जीन्स प्रोडक्शन, ये वाली इनकी दोनों की प्रोडक्शन हो गई अब, ठीक है। दोनों की जब प्रोडक्शन होगी तो हमने साइनोजन ब्रोमाइड की हेल्प से इनको प्योरीफाई करवा के ए और बी को फिर साथ में अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रोड्यूस करवाया तो अलग अलग जीन को फिर मिक्स कर दिया, तो उसे हमने बोला ह्यूमेलिन, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस था रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन का, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में किस तरह से यूज़ हुई हैं, तो देखते हैं पहले जीन थेरेपी क्या थी। इट इज़ करेक्टिव थेरेपी फॉर हेरिडिटरी डिजीजेस, ठीक है जी। हेरिडिटरी डिजीजेस के लिए की करेक्टिव थेरेपी थी। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज अ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन ईदर डायग्नोज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है जी। तो जीन थेरेपी जो है वो उसकी वजह से हम जितने भी डिफेक्ट्स हैं, चाहे वो डायग्नोज हो जाएं चाइल्ड में या एम्ब्रियो में, उन्हें करेक्ट किया जा सकता था। बट आइडियली जीन थेरेपी शुड बी अप्लाई टू जर्म सेल especially to zygotes so that the progeny of the defective individuals get corrected, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखने वाली है आपको कि जीन थेरेपी अपना आइडियली वर्क अच्छे से तब करती थी जब उसे जर्म सेल में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, स्पेशली इन द जाइगोट में ही हमें पहले से पता चल जाए कि डिफेक्ट क्या है, और जाइगोट लेवल पर ही अगर हम उसे करेक्शन कर दें तो वो ज़्यादा वर्क अच्छे से करती थी, ठीक है। जीन थेरेपी हालांकि सोमैटिक सेल्स में भी अप्लाई की जाती है, ठीक है, वेयर द डिफेक्ट अकर्स। आप जानते हैं जर्मिनल सेल्स और सोमैटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स वो हैं जो भी हम हेरिडिटी से आते हैं, ठीक है। तो जो हेरिडिटी से सेल्स आए थे अगर हम उन्हें ही करेक्ट कर दें तो वो ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू करेक्ट द सोमैटिक सेल्स, ठीक है जी, जिनका कि जीन्स के साथ कोई संबंध नहीं था, उन्हें हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि मान लीजिए सेल है जिसके पास एक डिफेक्टिव जीन थी, तो हम एक ब्लॉकिंग जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, जो उस डिफेक्ट पे जाके जो वो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उसका जो इफेक्ट है उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और जो सेल है वो नॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है। ये एक्चुअली जीन थेरेपी थी, ठीक है। फर्स्ट जो जीन थेरेपी थी वो एक 4 साल की लड़की को दी गई थी जिसमें प्रॉब्लम थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि एडीए डेफिशिएंसी थी क्या, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे एडी डेफिशिएंसी, इसकी तो फुल फॉर्म याद रखेंगे पहले, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एंड इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्किड, इट इज़ वेयर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी। ये भी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। एंड द डिजीज इज कॉल्ड बाय द म्यूटेशन इन अ जीन विच कोड्स फॉर एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। तो जो जीन इस एंजाइम को बनाती थी उसी में म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन आपको पता है हम बहुत पहले से डेफिनेशन पढ़ते आते हैं म्यूटेशंस की, तो सडन जो चेंज आता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट आ गया उस जीन में जो कि एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए कोड कर रही थी, उसमें डिफेक्ट आने की वजह से वो कोड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है जी। सो डिटेल में देखेंगे, अभी ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जीन थेरेपी इन चिल्ड्रन हुई कैसे। 2 तरीके हैं हमारे पास, एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, दूसरी है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बोन मैरो आपको पता है कि जो हमारे लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बोन मैरो होती है जो कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि टी सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द गर्ल,
और उसमें एक नॉर्मल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू द वायरल वेक्टर, यूजिंग वायरल वेक्टर। वेक्टर का यूज़ करके देखिए हम उसमें एडीए जीन एंटर करवाएंगे क्योंकि उसकी कमी थी। एंड द इंजीनियर सेल्स वर देन इंट्रोड्यूस, जो उस वायरल वेक्टर का यूज़ करके जो फिर आगे हमने सेल्स बनाए, जो इंजीनियर सेल्स बने हैं, उन सेल्स को हम रीइंट्रोड्यूस करवा देते हैं पेशेंट में। तो ये होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेथड। दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हमने बोला था ना कि एंजाइम जो, ये देखिए एडीए किधर, ठीक है, एडी फॉर्म्स के, इसमें जो एंजाइम, जिस एंजाइम के लिए वर्क करती थी एडिनोडेफिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं कि फंक्शनल एडीए, जो ऑलरेडी फंक्शनल एडीए जो प्रोड्यूस करता ही है, उसी को हम इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट में। ठीक है जी, ये डायरेक्ट है कि डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हमने फंक्शनल एडीए, क्योंकि एडीए नहीं बन रहा है तो फंक्शनल एडीए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये था कि उसमें सेल्स डाले ताकि जो बॉडी है आगे वो खुद बनाए। लेकिन दोनों ही अप्रोचेस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे, बिकॉज द सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन टिल लाइफ, बार बार करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बोन मैरो से हमने सेल ट्रांसप्लांट करवाए थे, ये इमॉर्टल नहीं ना, कभी तो इनका लाइफ स्पैन ख़त्म होगा। ठीक है, तो वो जो सेल हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो एंजाइम वाला प्रोसीजर ये भी सेम था। ठीक है जी, तो इस तरह से ये दोनों ही जो अप्रोचेस थी, इसमें प्रॉब्लम थी। तो हम देखते हैं कि परमानेंट क्योर क्या था। अ परमानेंट क्योर कैन बी अचीव्ड ओनली इफ आइसोलेटेड जीन्स फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस एडीए आर इंट्रोड्यूस इनटू सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना पीछे कि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक वाली जो बात आई थी उसे माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो अगर अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर जब हम ऐड करवा देते जीन को, ठीक है, एडीए को इंट्रोड्यूस करवा देते फ्रॉम द मैरो सेल, जो हमने मेथड किया है, तब क्या होना था कि उसके जीन्स में ये बात आ जानी थी। ठीक है, तो उसकी जो अपनी जीन्स है उन्होंने फिर कोड करना शुरू करना था। ओके, अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टॉपिक है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो डिजीज़ है अगर उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस के हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस जो है उसके पॉसिबल था थ्रू ओनली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, क्योंकि हम जाइगोट एम्ब्रियो इनकी बात कर रहे हैं कि इसी में हम डायग्नोज कर ले, तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर ही हम डायग्नोज कर सकते हैं। उसके 3 तरीके थे, एक है मॉलिक्यूलर प्रोब, पीसीआर, एलिजा एंड अदर्स। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि रेडियो या नॉन रेडियोएबल डीएनए सेगमेंट का यूज़ करते हैं, या आरएनए सेगमेंट का यूज़ करते हैं, या एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस होता है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम छांटते हैं। अभी है क्या वाले, ये देख लेते हैं। रेडियो नॉन रेडिएबल डीएनए सेगमेंट होती क्या है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको लेबल्ड कर देते हैं विद द डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो जब वो फिर उसे आगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए आगे भेजते हैं तो वो चमकता है वहाँ पे, तो हम इजीली मतलब उसे टारगेट उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, होता कैसे प्रोसेस, मान लीजिए हमारे पास एक जीन है। ठीक है, ये हाँ, इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। मान लीजिए कोडिंग किसी टीबी की एग्जांपल लेते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है मायोबैक्टीरियम की वजह से, तो उसकी इन्फेक्शन कॉज करने वाला ये कोडिंग थी। ठीक है, तो हमने इसको डिटेक्ट करने के लिए बाहर से एक रेडियोएबल्ड डीएनए प्रोब भेजा है। ठीक है, जिसके ऊपर वही कोडिंग है जो उसके इन्फेक्शन कॉज करने ऑर्गेनिज्म के पास थी। तो ये वहाँ पे जाके इसको डिटेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके साथ जाके हाइब्रिडाइज होगा ना, वहाँ पे उसे डिटेक्ट कर लेगा। जब जहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा तो हमें पता चल, अगर डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, वहाँ पे उसमें तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, टीबी पॉजिटिव है। अगर वो नहीं डिटेक्ट करता है तो वो नेगेटिव है। तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है कि हम वैसा ही मॉलिक्यूल बाहर से सिंथेटिकली एंटर करवाते हैं और फिर वो जाके आगे उसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर इस मेथड के लिए हम डीएनए का यूज़ करते हैं तो ये सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। ठीक है, अगर हम सेम ही प्रोसीजर के लिए आरएनए का यूज़ करते हैं तो ये नॉर्दर्न प्लॉटिंग कराते हैं। बाकी तरीका सेम रहता है। और यही अगर हम प्रोटीन के थ्रू अगर ये प्रोबिंग करवाते हैं तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, रेडियोएबल डीएनए प्रोब लेंगे और वो जाके हाइब्रिडाइज करेगा। वहाँ पे अगर डिटेक्ट कर लेता है तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस होगा, कैमलिन, ये देखिए कैमलिनेसेंस मतलब चमकेगा अंदर जाके। तो एंटीबॉडी के थ्रू हो गए तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, आरएनए के थ्रू नदरन है, और डीएनए के थ्रू सदर्न ब्लॉटिंग है। ठीक है जी, सो और देख लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझा दिया मैंने आपको। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। ठीक है, ये हम जानते हैं कि किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस हमें तभी पता चलती है जब वो सिम्टम प्रोड्यूस करे, मतलब उस पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जो अर्ली डायग्नोसिस है, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एट द टाइम व्हेन द सिम्टम डिजीज आर नॉट येट विजिबल। ठीक है, जब सिम्टम्स भी ना दिखें
उससे पहले अगर हम डायग्नोस कर ले तो वो सब वो पॉसिबल था विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। ठीक है, जब हम लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस की प्रेजेंट अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, वो सब कुछ वो हम कर पाते हैं पीसीआर की वजह से। पीसीआर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लेंगे अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है। ठीक है, सो नाउ पीसीआर भी एक ऐसा तरीका था जिसे हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते थे, एंड वो भी कब, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती थी। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर अभी एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, या म्यूटेशन इन जीन्स कहीं डिफेक्ट आया उसे कैंसर पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का डिटेक्ट करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में है, दैट इज़ एलिजा। इसकी भी जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है जी, ये भी एक तरीका था, पहले यूज़ किया जाता था काफ़ी, उसके बाद पीसीआर आ गया, फिर वो ज़्यादा मॉडर्न वे बन चुका है अभी। ठीक है, सो इट्स एन इम्यूनोलॉजिकल एसे कॉमनली यूज टू मेजर एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन बायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल अभी क्या होते हैं, यूरिन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सैंपल में अगर हमने एंटीबॉडीज़, एंटीजेंस, प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने हैं, कंसंट्रेशन देखनी है उनकी, तो हम एलिजा का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वर्क कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये वर्क करता है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंटरेक्शन। ठीक है, ये प्लेट सिस्टम होता है एक तरह का, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो कोई भी एंटीबॉडी वो एंटीजन अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, एंटीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हमने बायोलॉजिकल सैंपल एंटर किया, तो ये एंटीबॉडीज़, जो बायोलॉजिकल सैंपल में एंटीबॉडीज थी, वो एंटीजन थे, वो उस एंटीबॉडी से जाके इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि इसमें नाम में ही है ना एंजाइम लिंक्ड एक हम जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर से डालते हैं। ठीक है, पहले हमने देखी यहाँ नीचे एंटीबॉडी डाली है। ठीक है, फिर उसने एंटीजन प्रोड्यूस किए हैं, फिर ऊपर फिर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ ही डालते हैं। ठीक है, इस तरह से एक सैंडविच सा बन जाता है, और जो एंजाइम लिंक्ड होते हैं वो उसी एंटीबॉडी के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्पेसिफिक के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से उसका जब वो एक उसका सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और इसी चेंजिंग ऑफ कलर से हम ये आइडिया लगाते हैं कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन है पर्टिकुलर एंटीबॉडी की, एंटीजन की या प्रोटीन्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपने सुना होगा कि हमने किस तरह एनिमल्स की जीन्स के साथ उनमें चेंजेस लाते हैं और फिर उन्हें यूज़ में लेके आते हैं। कुछ देखते हैं यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं। एनिमल्स हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, जिनका हमने डीएनए बदला हो किसी फॉरेन डीएनए का उनके ऊपर असर देखने के लिए। ठीक है, किसी भी फॉरेन डीएनए का उसके ऊपर क्या असर है उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है जी, और मैक्सिमम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक्सपेरिमेंट्स में हम माइस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो माइस पे के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, सो वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए हमने कोई जैसे कि इंसुलिन ही था, उस जीन को प्रोड्यूस करवाया हमने, बायोरिएक्टर्स की पहले लिया, आइसोलेट किया, फिर बायोरिएक्टर की हेल्प से हमने उसकी कॉपीज़ बनाई, तो उसका क्या असर होता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ठीक है, टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन है यहाँ पे। ठीक है, इसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम और फिर देखेंगे कि उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, ओके उसके बाद देखेंगे स्टडी ऑफ डिजीज़। वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। Study of diseases. Nowadays, transgenic models exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis. काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके लिए हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करते हैं। उसके ऊपर फिर वेरियस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि वो ड्रग्स की एफिशिएंसी कितनी, उसकी एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आपने सुना होगा ना कि एनिमल ट्रायल होते हैं, एनिमल्स पर ट्रायल होते हैं, वही बात हो रही है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट इन एनिमल प्रोवाइड थेरेपेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई नया प्रोडक्ट हमने कोई ड्रग बनाया है। ठीक है, तो उस ड्रग का क्या असर होता है, ठीक है, उस असर को देखने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फेसीमा।
ठीक है। मान लीजिए हमने एम्फीसीमा जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग बनाया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस एनिमल में उसे इंट्रोड्यूस करवा के देखेंगे। सिमिलर अटैम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिकिटोनेरिया, PKU होती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब के लिए ट्रायल बेसिस पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। करते हैं हम किस तरह से, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा एक डिजीज़ थी जिन लोगों को भी होती है, ठीक है, उनमें एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसे फिर हम इंट्रोड्यूस, ये एक एग्जांपल दिया आपको ट्रांसजेनिक की, हमने पीछे पढ़ लिया है वैसे, ठीक है। फर्स्ट ट्रांस, ये वाला ज़रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो रोज़ी है वो 1997 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, विच प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है, जिसके कि अपने मिल्क में जितना भी वो मिल्क प्रोड्यूस करती थी उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी अपने मिल्क में, ठीक है। तो उसको ट्रांसजीन करवाया गया, ह्यूमन का जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एंजाइम था, जो जीन थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके बाद ये देखा गया कि वो जो काऊ है वो 2.4 हर पर लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन बना रही है। सो द मिल्क कंटेन द ह्यूमन लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस देन द काऊ मिल्क, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि उसने ह्यूमन की मिल्क की तरह बिल्कुल एक काऊ मिल्क में सारे प्रोटीन्स मिल रहे थे, ठीक है जी। तो ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट था ऑफ, इसे भी याद रखेंगे आप कि काऊ कब 1997 में हुआ था और उस एंजाइम का नाम क्या था, ठीक है। ये है लैक्टोएल्ब्यूमिन। वाई आर दिस एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें वैक्सीन सेफ्टी के लिए अगेन वो आ गया कि ट्रांसजेनिक माइस को हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी होती है, इसमें जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देखा गया, ठीक है, उनमें वो ऐसी जीन्स डाली गई जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस के विच मेक द मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जिन एनिमल्स के साथ हमने जिनकी जीन्स को चेंज किया था वो सेंसिटिव हो जाते हैं टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट स्टडी, फिर उनके स्टडी इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सच एंड विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम, ठीक है। तो ये क्यों केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग वगैरह सब एनिमल्स के ऊपर किए जाते थे, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर जो रिजल्ट थे वो जल्दी देखने को मिलते थे, ठीक है जी। सो विच मेक दम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक, तो ऐसी जीन्स उनमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है ना, ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए मोर सेंसिटिव हो जाते थे, ठीक है। देन दी नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सिर्फ एक्सपोज करवा के उसके इफेक्ट को पढ़ा जाता था। हाई एंड बेटर वूल प्रोडक्शन, आर ट्रांसजेनिक शीप विद एलियन जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड सिस्टीन हैज़ हायर यील्ड ऑफ वूल। तो ये शीप के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसमें एक अमीनो एसिड इंट्रोड्यूस करवाया गया सिस्टीन नाम का, जिससे वो ज़्यादा यील्ड देने लगी वूल की, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उन्हें देख लेते हैं। एथिकल इश्यूज स्टार्ट हुए थे 1995 में कि एक वैकेंटी माउस सामने आया था, आपके सामने ये पिक्चर है, इसके में कार्टिलेज डेवलप हो गया था इसकी बैक के ऊपर, ठीक है। और द डिस्कवर जो था वो सी वैकेंटी था, हु मेक, जिसने ट्रांसजेनिक बनाया था, एंड अ ह्यूमन ईयर कार्टिलेज इज ग्रोन ओवर इट, उसके ऊपर ह्यूमन ईयर ग्रो कर गया था, करवाया था, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि जो ह्यूमन वो एनिमल राइट्स वाले जो लोग हैं, जो क्रिटिसिस्ट हैं, जो एंटी जेनेटिक ग्रुप्स हैं, वो सामने आ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एथिकल इश्यूज खड़े कर दिए रिगार्डिंग द मैनिपुलेशन इन organisms. Ethics say not for suffering and pain to the organism, therefore ethical standards should be set up for human research that monitor help and harm, ठीक है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टिंग एनिमल्स पर हो रही थी, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने GEAC, ये भी इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई, ओके। और इट टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी को लेकर उन्होंने फिर आगे डिसीजन देने शुरू किए, ठीक है। और एथिकल इश्यूज़ में एक टॉपिक रहता है बायो पेटेंट का, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा पेटेंट वर्ड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो इट्स एन ऑफिशियल राइट फ्रॉम अ गवर्नमेंट,
ग्रांटिंग एन इन्वर्टर द सोल मोनोपोली टू मेक एंड सेल पर्टिकुलर थिंग्स और आर्टिकल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है, पेटेंट वर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई कुछ चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई ड्रग इन्वेंट किया है, ठीक है, उसके बाद आप गवर्नमेंट से ये ग्रांट ले लेते हैं कि आपके सिवा कोई और उस चीज़ को ना बनाएगा ना बेचेगा। ठीक है, सो इन रिसेंट ईयर मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव गेन पेटेंट्स ऑन ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। इस चीज़ की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आगे। सो देयर आर 2 lakh वेराइटीज़ आर नोन इन इंडिया, ठीक है, जो कि राइस की हैं। 27 उसमें से बासमती के जो कि फ्रेगरेंट वन होते हैं आर डॉक्यूमेंटेड इन एशियन टेक्स्ट। और ये सारी बातें जो हमारे एशियन टेक्स्ट हैं उनमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। ठीक है, और हम जो हमारा फोक फ्लोर है, पोइट्री वगैरह सब में इन चीज़ों का पहले से जिक्र है। लेकिन हुआ कि 1997 एक अमेरिकन कंपनी थी जो राइस टेक नाम की थी, उसने क्या किया कि जो बासमती राइस है उसे क्रॉस करवा दिया विद सेमी डवार्फ वैरायटी के साथ। ठीक है, एंड क्लेम्ड इट एज नोवेलिटी, कि उन्होंने नई वैरायटी बनाई है। एंड दे गॉट पेटेंटेड बाय यूएस ट्रेड दैट अलाउड ओनली देम टू सेल इट इन यूएसए एज वेल एज इन अब्रॉड। ठीक है, तो आप समझ गए अभी क्या होता है पेटेंट की। जब आपने कोई नई इन्वेंशन आप करते हैं, ठीक है, फिर अगर कोई और उसे नहीं बेच और सेल करता, आप गवर्नमेंट से अपने लिए एक लाइसेंस ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सालों से क्या हो रहा था कि ऑलरेडी जो चीज़ें पता थी उनके ऊपर भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ने पेटेंट करवाने शुरू कर दिए। ठीक है, सो ये आपको एग्जांपल एक राइस की दी गई। ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट बायो पेटेंट की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें आप बताएंगे कि बासमती राइस जो कि इंडिया में ऑलरेडी पता था सबको, उसी चीज़ को इन्होंने सेमी डवार्फ क्रॉसिंग करवा के बोल दिया कि हमने एक नई वैरायटी, और इस तरह से पेटेंट लेके उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो बासमती है फिर अब कोई और नहीं सेल कर सकता था। ठीक है, सिमिलरली बायोप्रेसी एक है। इट इज़ अ टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment। अब ये क्या है वो देखते हैं हम। इसमें क्या कहते हैं कि हम कुछ बायो रिसोर्सेज का यूज़ कर, मल्टीनेशनल जो कंपनी थी वो कुछ बायो रिसोर्सेज का यूज़ करती थी। ठीक है, विदाउट प्रॉपर अथॉराइजेशन, मतलब जिस कंट्री की वो थी चीज़ या जहाँ की वो चीज़ थी उनसे कोई उन्होंने वो ऑथराइजेशन नहीं लेते थे, उनसे कंसर्न किए बिना। ठीक है, ना ही उनको, और विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट, ठीक है, ना ही उनको कंपनसेशन दे के अपने नाम पर चीज़ें करवा लेते थे। ठीक है, बायोप्रेसी की एग्जांपल आगे हम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बायोप्रेसी की एक्चुअली एग्जांपल थी, टर्मरिक ले लेंगे, नीम ले लेंगे, ये जो चीज़ें थी ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद में पता है कि जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं टर्मरिक में, लेकिन कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिन्होंने ये इस चीज़ को साबित करके एक्सपेरिमेंटली करके एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, साबित किया और पेटेंट ले लिया कि उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है। हालांकि इंडिया में हर कोई जानता है कि जो टर्मरिक है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थी बायोप्रेसी की। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, जो होल यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी का, वो ख़त्म होता है।